Hi friends, welcome to yet another episode of Surkhap Talks. Surkhap Talks is a platform where we encourage people to talk out their concerns, to sort out their concerns. और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस जब आते हैं, जो कि स्वाभाविक है आएंगे, और जब वो आते हैं अगर हम अपने माइंड से ही उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे, हो सकता है आपको सोल्यूशन ना मिले, हो सकता है कि आपको गलत सोल्यूशन मिले और एक प्रताड़ित ज़िंदगी जीनी पड़े। तो हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि अपने किसी विश्वस्त से प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए, पेरेंट्स से, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है, जहां आपको पता है कि वो आपके हित में सोच सकते हैं, आप उनसे बात करिए उस सब्जेक्ट के बारे में। जब आप उसके बारे में बात करेंगे, आपके पास 10 सॉल्यूशंस निकलेंगे और ये किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकता है। बहुत बार हम लाइफ में कुछ चैलेंजेस ऐसे फेस करते हैं जहाँ पे हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नौकरी चली गई, सेल्फ डाउट में आ गए कि भाई मुझ में ही कुछ बुरा था। रिलेशनशिप आपका ओवर हो जाता है, कोई डिवोर्स में चले जाते हैं, सिबलिंग से लड़ाई हो जाती है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप फिर से सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि नहीं, मुझ में ही कुछ बुरा था। हम सब में इम्प्रूवमेंट के स्कोप होते हैं, लेकिन वो एक बैलेंस वे में चलना चाहिए। जब हम उस प्रॉब्लम को अपने ही नज़र से देखते रहेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा। इसीलिए सुरखाप टॉक्स में हम कहते हैं टॉक इट आउट, सॉर्ट इट आउट। तो आज का एपिसोड क्या है? आज का एपिसोड है जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, अब हम क्या करें, अब तो सब खत्म हो गया। रिग्रेट्स, ये आपको किसी भी क्षेत्र में आ सकता है। पैसा खत्म हो गया, कई दफ़े लोग इज्जत को बहुत बड़ी बात बना लेते हैं कि अरे मेरी बेइज्जती हो गई, या ये मेरा जो रिलेशनशिप खत्म हो गया, इसने मेरे इतने साल तबाह कर दिए, मेरा बच्चा बहुत अच्छा नहीं कर पाया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे लाइफ लेकर आएगी जहाँ पे आपके नज़र से वो लगेगा कि ये ख़त्म हो गया है। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि वो ख़त्म नहीं होगा। दैट इज़ अ टर्न, एंड दैट टर्न कैन बी फॉर योर गुड ऑल्सो, एंड दैट टर्न मे बी डिफरेंट, बट इट नीड नॉट बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू नेविगेट थ्रू। तो आपको उस मोमेंट पे थोड़ा ठहर के सोचना पड़ेगा कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये मेरी ज़िंदगी का अगला टर्न है, और ये टर्न मेरे भले के लिए भी हो सकता है। उस वक्त वो स्थिति बड़ी भयावह लग सकती है, बहुत सैड लग सकती है, लेकिन ऊपर वाले ने अगर वो प्लान किया है तो आगे कुछ होने वाला है। ये आपको उस मोमेंट में ठहर के सोचना पड़ेगा। तो हमने क्या किया इसमें, हम सुरखाप टॉक्स के चैनल पे एक्सपर्ट्स को इन्वाइट करते हैं, और वो गेस्ट ये सब चैलेंजेस को पार कर चुके होते हैं, और उनके पास बहुत टिप्स एंड टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करे इस चीज़ को नेविगेट करने के लिए। तो अब इस सब्जेक्ट पे, जहाँ पे डेड एंड लगता है लाइफ का, इसमें हमने बुलाया है एक फौजी को। सो वो फौजी के साथ क्या हुआ, उनको लिटरली ही उनकी लाइफ ख़त्म हो गई थी, बिकॉज उनको गोली लगी थी, पूरी गोली आर पार करके चली गई थी। और ऑब्वियसली आप सोचो, एक फिजिकल क्षति हो जाती है तो इंसान बहुत कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन वो वहाँ से उठे और आज के टाइम में वो इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि वो शायद गोली लगना उस वक्त का दर्द हुआ होगा, लेकिन जो आज वो सोसाइटी को दे रहे हैं वो गोली के बिना नहीं हो सकता था। तो अगेन वेरी सैड थिंग कि किसी को गोली लग गई, लाइफ एंड डेथ का सवाल आ गया, लेकिन जो दोबारा लाइफ मिली वो इतने सारे लोगों को लाइफ दे रही है। तो हमारे गेस्ट हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने ओवर 24 ईयर्स आर्मी में स्पेंड किया है, और आज वो अपने एक्सपीरियंस से हमें बताएंगे कि हम ये जो डेड एंड है, इससे हम यू टर्न जब लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद बिंदु जी, यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार, और आशा है आपके दर्शकों को आज कुछ सकारात्मक यहाँ से आज मिलेगा। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपको लोग हीरो मानते हैं क्योंकि आप मौत को जीत कर आए, तो आप एक हीरो हैं। आपके नज़र में कौन हीरो हो सकता है? देखिए बिंदु जी, हीरो शब्द एक आधुनिक हमारे जो उपन्यासकार वगैरह जो है, मतलब जो नैरेटिव गढ़ते हैं, ये उनकी उपज है। ऐसा कोई हीरो कोई कुछ होता नहीं।
और ये आज की नहीं, बहुत पुरानी बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई कहानी कहता है, कथा कहता है या लिखता है, चाहे कविता कहता है, तो वो उसकी मजबूरी हो जाती है कि उसमें एक नायक और खलनायक जोड़ा जाए। ओके, उसके बगैर वो इंटरेस्टिंग बनता नहीं है, शायद कोई पढ़े ना, कोई सुने ना। क्या बात। वरना वास्तविक रूप से तो ऐसा है कि हर एक व्यक्ति की एक नियति होती है। हाँ। और वो अपनी नियति ने जो उसको दिया है कर्तव्य, उस कर्तव्य का पालन करे तो वो सही है, और ना करे तो वो गलत है। वो नियति चाहे छोटी से छोटी हो, हाँ। चाहे बड़ी से बड़ी हो। आपने तो बोझ ही हटा दिया। फ्रेंड्स, कोई बोझ नहीं है, कोई हीरो नहीं बनना है, मैं उदाहरण बहुत देता हूँ। अच्छी जिंदगी जीनी है। मैं उदाहरण देता हूँ। उदाहरण ये है कि जैसे कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज की डेट में, पहले शायद ऐसा नहीं था हमारे देश में, हमारे देश की संस्कृति में। आज के डेट में खासकर इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हर व्यक्ति हीरो बनना चाहिए या हीरोइन जो भी है। और सोशल मीडिया पे देख के समझ में आता है कि हर व्यक्ति वैसा ही कुछ एक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, कि मैं वो हूँ। अब जैसे आप रामायण ले लीजिए, तो रामायण में लेंगे तो क्या है, राम हमारे हिसाब से जिस तरह से हम आज सोचते हैं, नायक है हाँ। राम और खलनायक है रावण। करेक्ट। हमें यह ज़रूरी है कहानी कहने के लिए। हाँ। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो उसी रामायण में लक्ष्मण भी हैं, हनुमान भी हैं। हाँ जी। अब आज के दृष्टिकोण से जो नैरेटिव आज गढ़ा जा रहा है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप नंबर 2 पे हैं, तो चलिए मैं आर्मी की बात करता हूँ, तो आप अगर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं तो शायद ये सोचेंगे कि यार ये कब रिटायर होगा, मैं बन जाऊँ। आप कंपनी के CEO के नीचे नंबर 2 पे हैं तो सोचें यार कब मैं कुछ करूँ और मैं बन जाऊँ। लेकिन लक्ष्मण तो ऐसा नहीं सोच रहे थे, हनुमान तो ऐसा नहीं सोच रहे थे। तो उसमें क्या था रामायण? उसमें हम कहेंगे कि राम हीरो थे, लेकिन वास्तविकता ये है कि उस राम की सेना में राम से लेके और वो आखिरी वानर सब बराबर है, सब अपना काम कर रहे हैं। सब अपना नियति काम कर रहे हैं। जो ईश्वर ने आपको नियति दी है, जो कर्तव्य दिया है, आप उसका पालन करें बस। अब तुलना ना करें, वो मुझसे बड़ा है, ये मुझसे छोटा है। बड़ा छोटा शब्द कुछ होता नहीं है, तो बस आप बराबर हैं। लेकिन हाँ, अगर आप वो नहीं करेंगे तब आप गलत हैं। तो अगर आपको ईश्वर ने, नियति ने आपको नल और नील बनाया है, आपको ये सामर्थ्य दिया था कि आप एक पत्थर को डालेंगे वो तैर सकता है, अगर आप वो नहीं करते तब वो फेलियर है। ग्रेट सर। वरना नल और नील को इस बात से तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं कि यार हनुमान जी ने तो इतना किया, तुमने तो सिर्फ इतना किया। ये गलत है। उनका नैरेटिव इतना था, वो उतना करें। दैट इज ऑल। Friends, the important thing is your skill. Whatever is your skill, जो भगवान ने आपको दिया है वो आप अपना बेस्ट कर लीजिए। उसके आगे ये ना सोचें कि अब मुझे जो वो हेल्दी कंपटीशन कहते हैं ना, वहाँ तक ठीक है। उसके आगे जब हम करेंगे तो देन there will be a problem. उसमें I'd like to add हाँ। स्किल है, बट यूज इट फॉर द राइट पर्पस। स्किल तो लड़ने का मेघनाथ के पास भी था, हाँ। बट वो रावण की तरफ थे, तो वो नहीं करना है। वो नहीं। आप सही मार्ग पर, जिसको हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली आज धर्म को बड़ा मिसअंडरस्टूड कर दिया गया है। तो धर्म का किसी ईश्वर के रूप का चयन या आस्था की पद्धति के चयन से इस शब्द का कोई लेने देना नहीं है। धर्म मतलब कॉस्मिक लॉ है, ब्रह्मांड का नियम है। हमारे इस देश में सदैव ये प्रयास रहता था कि कोई ना कोई महापुरुष सदैव जाके उस कॉस्मिक लॉ, ब्रह्मांड के नियम को समझने का प्रयास करता था, जिसको कि वो वन में गया, हिमालय में गया, तप किया, साधा। और तप मतलब क्या है? वो अपने शरीर के विकारों को दूर कर रहा है। जैसे ही आपके शरीर के सारे, मानस के सारे विकार चित्त से दूर होते जाएंगे, आप सामंजस्य में आ जाएंगे ब्रह्मांड के फ्रीक्वेंसी में। मोमेंट यू गेट इनटू द ट्यून्ड इनटू द फ्रीक्वेंसी, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। जस्ट लाइक यू नो, यू ट्यून एक FM रेडियो जब हम ट्यून करते हैं, तो जैसे अभी जैसे हम चुप हो जाएं तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन इसी रूम में एक हम रेडियो स्टेशन लगाएंगे और सारे डायोड ट्रायोड सब कुछ परफेक्ट है अगर उसका साइंस, तो यहाँ संगीत होगा। हाँ। अभी हमें नहीं सुनाई दे रहा ना, हाँ। यहीं पर संगीत बजेगा। सही बात। तो वैसे ही वो, जैसे ही उस मशीन का, इक्विपमेंट का सारा विज्ञान सामंजस्य में आ जाएगा, संगीत बजेगा। वैसे ही शरीर का, मानस का, चित्त का सारा विज्ञान, चित्त में सारा विज्ञान है, लेकिन इम्प्योरिटीज बहुत हैं जिसको हम विकार बोलते हैं। तो जैसे ही वो साधना करके सारे विकार हटा देंगे, तो योर साइंस बिकम्स इन परफेक्ट हार्मनी विद द कॉस्मोस। सारा ब्रह्मांड का ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। यही इस देश में सबने किया, चाहे नानक ने, चाहे बुद्ध ने, चाहे ऋषियों ने, सबने यही किया। अब वो जब समझ जाते हैं तो वो आगे फिर समाज में बताते हैं
कि भाई उस नियम के हिसाब से जो मैं समझ गया हूँ जीवन ऐसे जीना चाहिए, व्यक्तिगत रूप में, सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में, या आपका कोई रोल है, आप राजा का धर्म है, प्रजा का धर्म है, मंत्री का धर्म है, सैनिक का धर्म है, वो परिभाषित करते थे। तो मेरे कहने का मतलब है उस धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं खाली धर्म बोलूंगा तो आजकल धर्म का मतलब कुछ और निकाल देते हैं। तो उस धर्म के अनुरूप आपको नियति ने जो रोल दिया है आप उस रोल को निर्वाह करें, आप अपने सामर्थ्य के अनुरूप। ईश्वर ने आपको सामर्थ्य भी दिया है, स्किल जो आप बोल रही थी वो भी दिया है, और नीति दिया है, आप उसको समझें, दायित्व को समझें और उसको निर्वाह करें। दैट इज अबाउट ऑल। इसको हीरो और सुपर हीरो ये सब कुछ भी नहीं है। वेरी नाइस। तो सर जब ये गोली लगी थी आपको और आपको ये क्षति हुई थी, नहीं क्षति नहीं मानता मैं, क्षति कुछ नहीं हुई है। फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम कवर करेंगे। हमारे साथ एक ह्यूमन बीइंग है जिनके ऊपर ये बुलेट गया, जॉब वो निकल गई, कितने दिन हॉस्पिटल में रहे, और वो एक डैमेज है, सो कॉल्ड फिजिकल डैमेज, लेकिन ही डजंट बिलीव दैट इट इज क्षति, बिकॉज द मोमेंट, खैर ये हम आगे ही समझते हैं सर से। तो सर नहीं, ना वो क्षति है ना वो डैमेज है। इट वाज इनफैक्ट आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अनुभव से गुजरा। आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड ये हम समझना चाहेंगे सर, क्योंकि मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देती हूँ कि ये तो आपके गोली लगी है। हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग नॉर्मल लाइफ में एक डिवोर्स से गुजरने के बाद, एक डिजीज से गुजरने के बाद, कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से या नॉर्मल जॉब की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो आपके साथ ये हमारे लिए एक हादसा है, तो आप इसको किस तरीके से, इसमें क्या पॉजिटिव ढूंढ लिया आपने? नहीं, पॉजिटिव तो ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देश के लिए लड़ने का मौका मिले, सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। और उसमें शत्रु से लड़ने का अवसर मिले और शत्रु को मारने का अवसर मिले और उसके लिए रक्त बहाने का अवसर मिले, तो और प्राण देने का अवसर मिले। तो कभी कभी तो मुझे कभी कभी रिग्रेट होता है कि नहीं जा पाया मैं। हाँ। तो अगर उसका थोड़ी सी एक बैकग्राउंड अगर आप समय तो बताता हूँ कि जब मुझे लगी तो मैं गिर गया था। तो अब मैं नहीं जानता कि मैं तो कोई ऋषि कभी रहा नहीं, तो मैं नहीं जानता कि वो किस लेवल पे पहुँचते हैं। लेकिन अगर मैं ये मानूँ सिंपल कॉमन सेंस से कि ऋषि जो होते हैं वो बहुत एक हायर लेवल पे जब पहुंच जाते हैं तो शायद एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं जहां पर कि वो मोह माया से दूर हो जाते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ अटैचमेंट नहीं रहती है। अगर वो है ऋषि का होना, तत्व होना, तो मैं उतनी देर उस अनुभव में था जितनी देर गोली लगने से लेके मैं मृत्यु का मैंने स्वीकार कर लिया था। मुझे बोध था मेरा शरीर है, मुझे बोध था मेरा परिवार है, सब कुछ है, सर हर चीज़ का बोध था, भूला कुछ नहीं था मैं, लेकिन मेरी अटैचमेंट नहीं थी। तो सर क्या हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा उससे जुड़ के सोचेंगे तो शायद हमें प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर हम अपने आप को ये समझें कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा रहे थे और उसमें ऐसा कुछ हो गया एंड इट इज़ जस्ट ओके, तो लाइफ सही रहेगी? वो है, लेकिन पहले तो ये देखिए आप उस प्रॉब्लम में आए क्यों और प्रॉब्लम आप समझ क्यों रहे हैं। पहली बात तो हो सकता है कि आपने कोई गलत, आप खुद मोह माया से प्रेरित होकर शायद आप वो चाह रहे होंगे और इसलिए आपको नहीं मिला, तब तो वो गलत है, आप चीज़ ही गलत चाह रहे थे। ओके। हाँ। जबरदस्ती मैं सोचूं कि मुझे ये बंगला चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे विश्व सुंदरी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सब तो मोह माया में प्रेरित है। हाँ। और वो मान लो ऐसा लग रहा है कि होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला, और नहीं हुआ। अभी लगा दुनिया टूट गई यार, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी। हाँ। है ना, हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं हुआ, अब नहीं हुआ। तो वो तो आप माया से प्रेरित होकर, मोह से प्रेरित होकर उस इच्छा की कामना कर रहे थे, तो आपका बेसिक इच्छा ही गलत है ना। और अब माया और मोह से प्रेरित होकर जब भी कुछ करेंगे तो आप निश्चित मान के चलिए उसका अंत तो दुख में आएगा ही, आना ही आना। वेरी प्रोफाउंड। यू आर डेस्टाइन्ड। अच्छा, जिस दिन आपने मोह और माया से प्रेरित होकर किसी चीज के पीछे पड़ गए, कामना की, हाँ। तो उसका परिणाम तो होना ही होना है। अच्छा। ये जो मैं शुरू थोड़ी देर पहले के मैंने कहा धर्म, ये धर्म है। सो फ्रेंड्स, very important line he has used is that as long as you are on the right path, आप धर्म के साथ हैं अपने, तो things would be fine. But the moment you get into something which we call as negative or say not so healthy, that is when the problem will come. Yes. सर अब मुझे एक बात बताओ कि जब आपको ये गोली लगी तो आप बच गए, जो कि बहुत कम लोगों के साथ होता है। It's very sad, we lose so many people.
तो वो आपकी स्किल की वजह से था या आपको लगता है डेस्टिनी ने बचा लिया? बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर मुझे कहते थे जो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया। जो मेरे मेन डॉक्टर थे कि यू सर्वाइव बिकॉज यू आर ब्रेव, तो मुझे समझ में नहीं आता इसमें मैंने कौन सी ब्रेवरी करी है। बट देन खैर बाद में समझ में आया। बट मेन चीज़ ये था कि न जाने कहाँ से, आई एम सो ग्रेटफुल। एंड मैं फिर अभी भी मैंने कहा ना, कभी कभी पश्चाताप होता है कि मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे पता नहीं दोबारा मैं वैसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आनी तो है ही। करेक्ट। आनी तो है ही। तो मेरी एक ही इच्छा है कि मैं फिर अगर आए तो मैं फिर उसी मानसिकता में जाऊं जो मैं उस वक्त जा रहा था। कि मुझे कोई पश्चाताप नहीं था, कोई मोह नहीं था, कुछ नहीं था। एंड फॉर ए मोमेंट ऐसा होता है ना बिंदु जी कि हर क्षण की एक नियति होती है, हर नियति का एक सत्य होता है, ओके। हर क्षण का एक कर्तव्य होता है। अच्छा। वो आपने करना है निष्काम भाव से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बाकी जीवन किया, लेकिन उस क्षण में था, मैं ये जानता था। ऐसा भी नहीं है मेरे को, मैं गिरा हुआ था, मेरे सामने मृत्यु थी और मैं देख रहा था ये है, बुरी है, अच्छी है, मैं जज नहीं कर रहा था। मैं मरना चाहूँगा नहीं, मैं जीना चाहता हूँ नहीं, लेकिन ये पता था मुझे कि इस क्षण का मेरा कर्तव्य है कि मुझे सांस लेते रहना है। दैट इज़ व्हाट आई नीड टू डू। ये मेरा कर्म है इस समय, और बाकी इसका परिणाम मरे जिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ। वो मैं ट्राई कर रहा था, जो कि बड़ा मुश्किल था उस समय। करेक्ट। तो वो मैं कर रहा था और उसके साथ में जा रहा था। अब मैं लंबी स्टोरी को शॉर्ट करते हुए जाऊंगा तो बीच में मुझे एक दो बार लगा कि मैं जाऊंगा, चला जाऊंगा। मेरे को जब गाड़ी में डाला लड़कों ने उठा के, पहले तो मैं ज़मीन पे गिर गया, मैंने क्या खत्म हो गया खेल, अब नहीं होगा कुछ। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरे जवान मुझे उठा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो शायद है, उम्मीद है। जवानों ने मुझे गाड़ी में डाल दिया। वो माइन वाली माइन प्रोटेक्टेड गाड़ी होती है, कैस्पर बोलते हैं उसको। इट इज़ नॉट मेड फॉर कम्फर्ट एट ऑल, राइटली सो। तो उसमें मैं बैठा। फिर मुझे लगा कि यार यहाँ से श्रीनगर हॉस्पिटल तो पता नहीं 1.5-2 घंटे लगेंगे, इतना तो टाइम नहीं है मेरे पास। तो क्योंकि गला आधा कट गया, किसी का यहाँ से घुसा, यहाँ से निकल गया, फाड़ के जबड़ा यहाँ से निकल गया, तो कोई चांस नहीं था। सांस बड़ी मुश्किल से आ रही थी। और तो अचानक उसमें क्या होता है कि वो ड्राइवर का MPV जो गाड़ी बोलते हैं, उसमें एक ही एंट्री होती है पीछे से, ड्राइवर की भी, बिकॉज इट इज़ मेंट फॉर माइंड अदर थिंग्स। तो ड्राइवर के पास एक लीवर होता है, वो खोलता है, तभी पीछे से दरवाजा खुल जाता है अपने आप। तो गाड़ी जा रही थी। मैंने कहा, तो मुझे लगा कि यार अब मैं नहीं खींच पाऊंगा, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट, सो लेट मी लीव, अब छोड़ देता हूँ। जैसे ही मेरे मन में विचार आया, वो ड्राइवर ने लीवर का दबाया होगा, दरवाजा खुल गया और हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज़ आ गई। और मैंने सर यहाँ मैं एक पॉज लूंगी। फ्रेंड्स ऑलवेज वॉच इट आउट। जब आप बहुत टफ सिचुएशन में होंगे ना और आपको लगेगा खत्म, तब कुछ ऐसी आवाज आएगी, कोई दरवाजा खुलेगा जहां से 1000 ऑप्शंस आएंगे। कंटिन्यू सर। फिर तो मैंने जब रोटर की आवाज़ सुनी, मैंने कहा यार पकड़ते हैं थोड़ा देर और। तो उठा के मैंने हेलीकॉप्टर में डाल दिया। हेलीकॉप्टर में भी 10 टाइम का मैं नहीं हिसाब रख पा रहा था कितना देर हो गया, शायद 10-15 मिनट तो हो ही गए होंगे। और मैंने कहा यार इसमें भी मुश्किल है यार, ये पता नहीं कब पहुँचेगा। तो पायलट यहाँ और मैं पीछे था, और उसके ऐसे सर करके मैं ऐसे पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार नहीं होगा। फिर जैसे ही मेरे मन में ये विचार है, ऐसा प्रतीत हुआ कि मान लो पायलट ने सुन लिया, और वो पीछे मुड़े और चिल्लाए मेरे को देख के, इस तरफ से घूम के, होल्ड ऑन बीबी कैट, लुक बीबी कैट, लुक बीबी कैट। तो मैं ऐसे सर था मेरा तिरछी नजर से देखा थोड़ा सा। तो मुझे वो आर्मी का जो बीबी कैंट, श्रीनगर का कैंटोनमेंट को बीबी कैंट बोलते हैं, तो वहाँ मुझे हेलीपैड दिखा, एक एम्बुलेंस दिखा, स्ट्रेचर 2 बंदे लेके खड़े हैं बाहर एम्बुलेंस के। मैंने कहा यार पकड़ लो थोड़ा चांस है। फिर मैं उसमें बैठ गया। तो उसमें ले गए, हॉस्पिटल ले गए, ICU में ले गए, और वहाँ पर डॉक्टर फोक्टर लग गया। अब मेरी होश में जा रही थी, अब मेरे को एनेस्थीसिया दे गया, पता नहीं क्या था जो भी था। अब नाउ आई वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस, हल्का हल्का मुझे समझ में आ रहा, सब पैनिक में ये सब कर रहे हैं। अब मैं ये जान रहा था कि ये मेरा मतलब, ये समझ में आ रहा था ऑपरेशन थिएटर ले चलो, ये सब बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि अब ये मेरा ख़त्म है, अब मैं ऑपरेशन थिएटर से मैं ले जा रहे हैं, आएंगे तो आना तो है नहीं। तो बेहोश हो, मतलब आई वाज लूजिंग कॉन्शियसनेस बट आई फेल्ट आई एम डाइंग। एंड अब कितनी देर चला पता नहीं, बट फिर मेरी जब होश आया तो मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे पड़ा था। अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे पड़ा हूँ तो सारे वो गैजेट वेजेट लगे हुए मेडिकल के। तो बट मैं हिल नहीं पा रहा था, मतलब उंगली भी ऐसे हिला नहीं पा रहा था। एक्सप्रेशन भी देते हैं ना, कुछ कोई तकलीफ हो तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था। बाकी लगा हुआ सब ऑक्सीजन सब। और मेरी फिर सांस जाने लगी। अब मेरे सामने है चारों तरफ सब लोग, डॉक्टर नर्स वर्स, पर मैं किसी को कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, ना हिल पा रहा हूँ, ना बोल पा रहा हूँ। मैंने कहा यार अब गया काम से।
तो मैंने कहा यार भगवान ना बार बार मेरे को, मैं बार बार आउट हो रहा हूँ, पवेलियन से वापस भेज रहा है मेरे को भगवान कि तुम भगवान का नाम तो ले ले। हर बार जाने वाला था, फिर मैं बच रहा हूँ। मेरे को अचानक याद आ कि यार भगवान का नाम ले लेता हूँ। मैंने शंकर जी का नाम वाम लिया, यार इस बार ठीक है, अब याद आ गया फॉर्चुनेटली कि मरते मरते भगवान का नाम ले लो। मैंने नाम लिया और सांस जा रही है। मैं ये बिल्कुल माना कि अब ये फाइनल है, इस बार तो भगवान का भी नाम ले लिया भाई, पक्का है ये तो। एंड वेंट ऑफ वेरी पीसफुली, सेटिस्फाइड, ओके ठीक है, सब कुछ सही हो गया। एंड फिर होश आया। जब फिर होश आया तो आँख बंद थी मेरी, और मैं ये मान के चला था, क्योंकि पिछली बार मान लिया था मैंने कि जा रहा हूँ, तो मैंने कहा अब ऊपर आ गया हूँ, यमराज लेके आ गया मुझे, और अभी मैं आँख खोलूँगा, सामने चित्रगुप्त होंगे, रजिस्टर लेके बैठे होंगे और सारे पूछेंगे, और तब मेरे को सारे अपने बुरे कर्म याद आ रहे थे। सर यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि बुरे कर्म याद आ गए थे, तो क्या उस मोमेंट पे आपको कुछ ऐसा भी याद आया कि भाई एक ये काम तो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए था, या एक ये काम तो मुझे कर ही लेना चाहिए था मरने से पहले? नहीं, जो गलत थे ना वो ज़्यादा याद आ रहे थे कि यार ये मैंने गलत किया, वो मैंने गलत किया। जैसे होता है ना क्लास में कि यार वो सारी शिकायत पहुंच गई होगी सर के पास, और सर पूछेंगे ये बेटा तूने क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो मेरे को वो ज़्यादा याद आ रहे थे। फ्रेंड्स रिमेंबर, हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि मरते वक्त भी वही चीज़ परेशान करेगी होंगे। वो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ता, तो वो ज़्यादा याद आ रहे थे। और मैंने कहा यार अभी ये क्या जवाब दूंगा इसका मैं, और ये सब मैं सोच रहा था कि अचानक मुझे याद आया, यार कहीं मैंने पढ़ा था, सुना था कि जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको तो स्वर्ग मिलता है। मैंने कहा यार अपना तो वीआईपी पास है, मेरे तो सारे पास ये क्वेश्चन आंसर एक्सक्यूज है मेरे। मैं खुश हो गया, चौड़ा हो गया। मैंने कहा अभी कोई टेंशन नहीं, अब सीधा चित्रगुप्त होता हूँ, रजिस्टर करो बंद, यार अपना तो सीधा स्वर्ग की एंट्री है। तो हमने कॉन्फिडेंस के साथ फिर आँख खोला तो देखा यार ये तो हॉस्पिटल में ही पड़े हैं, अभी तो कहीं टेक ऑफ ही नहीं हुए। बिलीव यू मी, ऐसी स्थिति में जब किसी को समझ में आ जाए कि वो बच गया है तो सब खुश होते हैं। मैं एक्चुअली डिसअपॉइंट हो गया। मैंने कहा यार अच्छा बोला, स्वर्ग जाते जाते रह गया मैं तो। ओके। अब वो कहीं ना कहीं पश्चाताप आज भी होता है, क्योंकि अब वो मौका तो मिलेगा नहीं, जाना तो है ही सबने। नहीं सर, वीआईपी पास तो तब भी है। वीआईपी पास तो आपने ऑब्टेन कर ही लिया है। नहीं, अब तो कर्म करके जाना पड़ेगा। अब तो यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि अब एक फिजिकल डैमेज भी हुआ था, और ऑब्वियसली बॉडी पहले जैसी नहीं रही होगी, चाहे अच्छी हुई बुरी हुई सर्जरी के बाद, ये आपको बेस्ट पता है। लेकिन ऐसा ही होता है कि हमारे नॉर्मल लाइफ में भी जब हम किसी बहुत हादसे से गुजर जाते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति या फिजिकल स्थिति पहले जैसी नहीं रहती। तो उस वक्त क्या मोटिवेशन हमें लेना चाहिए कि अब हम इसके साथ कैसे जिए? मैंने कहा ना पहले तो मैं डैमेज मानता नहीं। हाँ। और फिजिकल स्थिति किसकी चेंज नहीं होती है, हर क्षण में हम चीज बदल रहे हैं। कुछ नहीं हुई तो आयु तो हो ही रही है। करेक्ट। और शरीर ने वैसे ही नष्ट होना है। मैं तो हूँ ही नहीं ये शरीर जो देख रहा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, उसमें रत्ती भर क्षति नहीं हुई, तब ना आज। फ्रेंड्स, कीप योर सोल इंटैक्ट इज द मैसेज। कि ये तो हो गया फिजिकल, वो तो डॉक्टर्स हैं, खुद का विल पावर है, बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर आपके सोल को कुछ नहीं हुआ तो सब सेटल्ड है। मैं बताऊं आपको, फिजिकल क्षति होती है, पाँव कट गया, प्रोस्थेटिक हो जाता है, मैं निशान हो गया तो उन्होंने अच्छे से कुछ करा, शायद निशान में थोड़ा बहुत प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है, बाकी शरीर में बीमारी हो गई, दवाई हो सकती है, सब कुछ होता है। देयर इज नो प्रोस्थेटिक फॉर अ डैमेज सोल, देयर इज नो मेडिसिन फॉर दैट। So you have to save your soul all the time. You go to save नहीं, you go to keep it purified. Purified. Don't let any impurities come in. वही जो बोलते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, यही विकार हैं जो उसको दूषित करते हैं, कलुषित करते हैं। उससे जितना प्यूरिफाई करते हैं ना, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अभी नहीं हूँ, बट मैं ये जानता हूँ कि मुझे रोज, जैसे बोलते हैं ना, रोज नहाना है, क्योंकि सुबह शाम तक जिंदगी जी तो धूल पड़ेगी, फिर जाके नहाना है, तो मुझे पता है। तो दैट प्रोसेस इज कंटिन्यूसली ऑन। कभी जीतता हूँ, कभी हारता हूँ, वो अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वापस दुनिया में आया तो मैं कोई संत नहीं हूँ, माया मोह फिर से घेर लिया ये वो, बट आई नो, बट रेफरेंस पॉइंट है मेरे पास, बिकॉज आई हैव सीन इट वंस, दैट इज व्हाट इट इज, एंड आई ऑल्सो नो दैट ठीक है अभी मेरे को लालच है या कंट्रोल नहीं हो रहा, बट आई नो इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स देयर, आई नो व्हाट मैटर्स। अब सर ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है
कि क्या गोली जैसी चीज़ लगने के बाद ही हम अपने लाइफ प्लान पे आते हैं। लाइक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत गरीबी देखी, बहुत दुख देखे, फिर वो इवॉल्व हो गए। तो ये क्या एक प्रोसेस है? इसके बिना भी क्या जिंदगी आसान हो सकती है? बड़ा बहुत देयर आर लॉट ऑफ पीपल, और मैं रोज अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत आगे हैं। जैसे आपने शुरू किया था, एक प्रश्न किया था ना, हीरो, ऐसा कोई हीरो होता नहीं है। और लाइफ में हमने जो इंसान ने सफलता के मापदंड बनाए हैं, दैट्स ऑल वेरी स्क्यूड है, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। और मैं रोज ऐसे लोग मिलता हूँ जो मैं जानता हूँ कि ऊपर जिस तरीके से सफलता और असफलता जांची जाती है वो मेरे से आगे है। आज की दुनिया में कोई से पूछ नहीं रहा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो मैं कोरोना में जब हुआ था तो मैं वॉलंटियर हो गया था कोरोना में काम करने के लिए। अदरवाइज हॉस्पिटल में काम करने का भी ज़िंदगी में सोचा नहीं था, लेकिन नियति है, जहाँ ले जाए मैं जाता हूँ। कोरोना हुआ तो मैंने कहा यार घर में बैठ के देखूंगा कि आई शुड डू समथिंग, सो आई volunteered myself to the government, and that's how I'm in a hospital and still continuing. But the point is, when I went there and I saw, so there a lot of people were coming and all, but I saw, suppose an example, there is a lady of 55 plus years. वो रोज़ सवेरे उठती है 3 बजे, घर पे खाना बनाती है, आती है ट्रेन में, लोकल ट्रेन से आके, और फिर इधर ऑटो में बैठ के आती है, बड़ी श्रद्धा से आती है। और वो पेशेंट जिसको, कोरोना पेशेंट जिसको अपने रिश्तेदार नहीं छूना चाहते हैं, उसको वो साफ़ कर रही है, कपड़े बदल रही है, खाना खिला रही है, टॉयलेट साफ़ कर रही है, और बड़े प्रेम से, करुणा से कर रही है, और वापस जा रही है। उसको कोई, अपने हीरो बोला था ना, उसको समाज में कहीं कोई हीरो नहीं बोलता, हीरोइन नहीं बोलता। बट मैं जानता हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत नाम भी है, बट मैं जानता हूँ ऊपर उसके मुझसे ज़्यादा नंबर है। स्टे ट्रू टू योर बेस्ट नेचर। वो लेडी के बारे में जो सर बता रहे हैं, आप भी जब सुन रहे होंगे तो इतना ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट आ रहा होगा उनके लिए। हमको भी वही करना है। नो मैटर व्हाट हैपन्स टू अस, वी शुड जस्ट डू आवर बेस्ट एंड बी ट्रू टू आवरसेल्व्स। And I keep meeting across such people. It could be the चौकीदार of your society, it could be anybody. उसको नियति ने वही रोल दिया है, उतना ही दिया है। She is doing it to the best of her capability. So she is bigger than me. That is all. तो अब से आपके साथ तो बहुत अलग स्टोरी है कि आप इतने ही इंस्पायर्ड थे कि आपको ये भी कुछ नहीं लगा, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो आप कुछ टिप्स दीजिए जिसकी वजह से जो नॉर्मल लाइफ में होता है, अब नॉर्मल लोगों के साथ नहीं होता। नॉर्मल रहेंगे तो ऐसे ही है। अच्छा, तो कोई टिप की जरूरत ही नहीं है, जस्ट बी नॉर्मल। नॉर्मल लाइफ तो धर्म के हिसाब से चलते रहो, दैट इज व्हाट इज नॉर्मल ना। हाँ, लेकिन अगर कोई जेन्युइनली बंदा डिप्रेशन में है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको क्या लगता है उसको क्या अपने माइंड में चेंज करना चाहिए? मतलब उसको क्या ये सोचना चाहिए, जैसे मैं आप ही का एक एग्जांपल दूंगी कि गॉड्स ग्रेस, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रिटायर होते हैं, अच्छे पोजीशन में चले जाते हैं, उनको कभी कोई गोली नहीं लगती एंड थैंकफुली उनकी फैमिली भी ठीक रहती है। लेकिन बहुत सारे जवान होते हैं जिनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, या और भी लोग होते हैं जिनके साथ ये हो जाता है। तो क्या उस वक्त एक फीलिंग, कहीं कुछ नहीं होता, सबकी सिर्फ नियति है। तो उस वक्त महिला की भी नियति है। हाँ। बस भगवान बुद्ध ने भी अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए थे ना वैराग्य में। हाँ। उनकी पत्नी की वो नियति है, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये होना था, ये हो गया। है। भगवान राम को मिलने वाला था, पूरा राजपाट मिलने वाला था, अचानक वनवास चले गए, उनकी नियति थी, सहर्ष स्वीकार किया। डिड ही क्राई, डिड हिज वाइफ, डिड सीता क्राई, ये क्या है, मैं रानी बनते बनते रह गई। करेक्ट, हम बोलते हैं, है ना, ये क्या है, रानी बन रही थी, मैं तो सोच रही थी स्वयंवर होगा, अब सॉरी राज्याभिषेक होगा, ये राजा बनेंगे, मैं रानी बनूंगी, और सडनली आउट इन दी जंगल। सो नियति है ये, और कुछ नहीं है। तो कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सबकी नियति है, आपको लिखा है, आप तो समझिए और चलिए बस। इसके बाद से मैं पूरी ज़िंदगी में यही करता हूँ, प्रयास करता हूँ। एंड नॉट दैट आई ऑलवेज सक्सीड, बट दैट इज व्हाट इज माई एम, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माई डेस्टिनी एंड डेस्टिनी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट, लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। आई टोल्ड यू ना, जब मैं वापस आया, बच गया जब, तो बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस दैट पार्ट, तो व्हेन आई केम बैक इनटू दिस वर्ल्ड, तो मुझे ये तो समझ में आने लग गया कि यार कुछ तो है यहाँ पर, मान्यताएं, नैरेटिव्स, डेफिनेशंस, वैल्यूज जो कि विच आर नॉट इन सिंक विद द कॉस्मिक लॉ। सही क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट ये मुझे समझ में आने लगे, दीज आर नॉट इन सिंक विद द कॉस्मिक लॉ, जिसको हम धर्म कहते हैं। तो धीरे धीरे वही चिंतन करते 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 थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा है, बट आई कैन नॉट कीप वेटिंग कि
पूरा ही आ जाएगा तब बोलूँगा तो पता नहीं कहीं निकल ही ना जाऊँ तो जितना जितना आ रहा है उतना तो बता दूँ तो ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, बट मैं चलो जितना है उतना तो बता देता हूँ. सो वन ऑफ देम इज लाइक सक्सेस, यू नो, व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज नॉट. तो यहाँ पर एक बात बताऊँ मैं आपको, जो मैंने बात करें डिप्रेशन वगैरह क्यों होता है, बिकॉज हम सब रॉन्ग प्रायोरिटीज लेके आ रहे हैं. समाज की मान्यताएं हमारी गलत हो गई हैं. हमारी धरती पर अवतरण होने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और कुछ नहीं है. अब लोग बोलते हैं ना, व्हाट इज योर एम, योर एम, योर एम, यू ऑल शुड हैव पर्पस ऑफ लाइफ इज ओनली वन. व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड, जब हम यहाँ से जाएं, वी शुड लीव दिस वर्ल्ड आने वाली जनरेशन के a better वर्ल्ड. दैट इज ऑल. क्रिकेट में होता है ना, एक बैट्समैन आता है तो उसका मकसद क्या है कि जब वो आउट हो तो अगला जो बैट्समैन आ रहा है उसके लिए फेवरेबल सिचुएशन देके जाए. दैट इज ऑल इज रोल. दैट्स सिंपल. तो हम अपना कर, हाँ, इसके अलावा कोई नहीं है. अब इसके इस ब्रॉड एम के अंदर अपना अपना रोल ढूंढ ले. क्यों मैं बता रहा हूं, अगर मानव ने ये सब समझा होता तो बहुत सारी चीजें दुनिया में है जो नहीं करते. वुड वी हैव पॉल्यूटेड दिस वर्ल्ड? नो. लेकिन हमें लग रहा था नहीं यार, काट लो, फैक्ट्री बना लो, प्रोडक्शन हो जाएगी, हम अमीर हो जाएंगे. हम अपना सोच रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का सोचा ही नहीं हमने. हाँ, एंड नेचर ने अपना डिस्ट्रक्शन, नेचर अपना काम कर रही है. सो लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी डू, इफ वी जस्ट वुड हैव थॉट दैट वी आर हियर ओनली, that when we leave we have to leave a better world for the next generation. So a lot of conflicts that we get into it, would we have done it? No. But हम अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के मुझे तो अलेक्जेंडर बनना ही बनना है, दुनिया पर राज करना ही करना है. और some people in today's world think कि पूरी दुनिया पर मुझे अपनी आस्था का वो करवा देना है, राइट. उसकी वजह से इतना मार काट हो रहा है. My God is the only God. इस चक्कर में we lost about 1 billion lives on this planet. We're still not getting it. क्योंकि हमने कहा नहीं, मुझे तो स्थापित होकर दिखाना, मुझे अब ये अचीव करने का था. वुड इट लीव अ बेटर वर्ल्ड फॉर योर किड? सो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सर ने अभी बोली उसमें से ये है कि नॉट टू अंडर एस्टिमेट योर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस और दैट स्टेट. इट इज़ नॉट टू अंडर एस्टिमेट, बट ड्यूरिंग दैट टाइम मे बी वी आर गेटिंग इन टू अ लाइफ वेयर वी आर थिंकिंग कि हमारे हिसाब से काम हो. थोड़ा सेल्फिशनेस हो सकता है, थोड़ा सोसाइटी के साथ कंपटीशन हो सकता है, खुद के हमारे लेवल अपने बारे में हाई हो सकते हैं, विच इज़ ऑल फाइन. बट उस वक्त जो फेलियर हुआ उसको आप इतना दिल पे ना ले ले कि, और you know we get into a vicious circle. So that's a place where you can just look at it, why it has happened, and then think from a larger perspective. This is nothing. We can move on. इसको I'll amplify that. कभी भी क्या होता है, we want to move in a particular direction. We set aims, targets, ये वो करना ही करना है, and it hits a roadblock. We call it failure. The point is, destiny wants you to take a turn. मैं पर्सनल एग्जाम्पल दूंगा. Like everybody, मैंने कहा ना, बच गया तो मैं भी माया मोह में आ गया. So आर्मी में आया, everybody wanted a high flying career, senior कर्नल, जनरल, ये ब्रिगेडियर, whatever it is. वो मेरे पे भी चढ़ा. नॉट दैट मैं कुछ बहुत कुछ कर रहा था, बट इच्छा तो थी यार हम भी बने. एंड इट हिट अ रोड ब्लॉक. ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फेल्ट यार ये क्या हो गया. बट देन मैंने कहा, बिकॉज आई हैव दैट रेफरेंस पॉइंट, मैंने कहा कुछ तो फिर अलग है फिर. सो आई डिड नॉट नो, इट टुक मी सम टाइम कि यार ये डेस्टिनी तो नहीं है. बट हाँ, एक चीज़ हुई कि बिकॉज देन आई हिट दैट रोड ब्लॉक, देन आई बिकेम, then in the army I started doing the creative part because I wanted to be relevant. I wanted to contribute. I didn't want to be just a passenger. यहाँ पर सर एक चीज़ है कि आज के सोसाइटी में जब हम कुछ नहीं सो कॉल्ड अचीव कर पाते, लाइक यू सेड कि एक सीनियर पोजीशन या कुछ ऐसा, तो उन लोगों को एक्चुअली लूज़र बोलते हैं कि यार ये अब ज्ञान दे रहे हैं लेकिन ये एक्चुअली इसके बियॉन्ड जा ही नहीं पाए. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो बहुत सारे लोग पॉजिटिवली आल्सो. एग्जैक्टली, क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली लेने चाहिए. हाँ, आई टेल यू अगेन, आई डोंट नो, आई होप ही डजंट, मैं किसी को बुरा नहीं बताना चाहता, बट ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन. हाँ जी. बिकॉज यू विल मीट सच पीपल इन योर लाइफ, एग्जैक्टली, एंड दे प्ले अ वेरी गुड रोल. ओके. जो आपके लिए सो कॉल्ड हु मेक योर लाइफ, हु मेक यू फील बैड, हाँ, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. मेरी जिंदगी में तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. ओके. They've always played a very big role in my life. So to slightly going back, Air Force में I wasn't doing very well in studies, so that's how मैं airman बन गया. Airman, I was like, मैंने कहा ज़्यादा मुझे ये पैसा कुछ नहीं था, very content.
मैं एयरफोर्स में एयरमैन था, 50 रुपये महीने में मेरा खर्चा चल जाता था विदाउट एक कंजूसी, साइकिल पे घूमता था। बट देन देयर वाज someone in my office, a warrant officer, he started making my life miserable. I'm so grateful to him. Then it is because of him and other factors, positive also log the who encouraged me that you are destined for you have qualities to become an officer and all those things. But that gentleman में सिर्फ negative की because we are in that context. So one day I told him this कि सर मैं आपके सामने यहाँ से ऑफिसर बन के जाऊँगा। तो आई एम सो ग्रेटफुल ही मेड मी थिंक ऑन दैट वे एंड ईश्वर की दया थी। आई एम नॉट टेलिंग दैट आई प्रूव्ड ए पॉइंट और समथिंग, आई हैव ग्रोन बियॉन्ड दैट। मिलेंगे तो मैं चरण स्पर्श कर लूँगा उनके कि सर आपने मेरे को रास्ता दिखाया होगा। तो दैट इज़ वन। एंड देन सेकेंड वॉज व्हेन आई टोल्ड यू आई कुड नॉट मेक इट टू द नेक्स्ट रैंक एंड बट एक महीने मैंने सोचा फिर कि मेरे को एडवाइसेस भी आए, नाउ इज द टाइम टू रिलैक्स, नाउ दैट यू आर आउट ऑफ द रेस, करेक्ट, रिलैक्स, गोल्फ खेल यार, फौज की फैसिलिटी है, गाड़ी है, ये है वो है, एंड आराम कर, अब बच्चों के साथ टाइम बिता, ये कर वो कर, ऑल दोस थिंग्स, राइटफुली गुड वेल विशेस एंड ऑल। एंड अभी तक तुझे इधर उधर घूमता रहा, अब अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, हेडक्वार्टर मिलेगी, आराम से रहना, नो डिस्टर्ब लाइफ एंड ऑल। नाउ इज द टाइम टू, you've given so much to the army, now is the time to take it back and all those things. But I just couldn't get into that कि मैं गोल्फ खेलूँ, मतलब नथिंग, सॉरी कोई गोल्फ वाले प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आई जस्ट एक बात कह रहा हूँ कि मैं ये करता रहूँ एंड ऑल, एंजॉय द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दैट आर्मी हैज व्हिच वी ऑल डिजर्व, आई एम नॉट टेलिंग नथिंग रॉन्ग, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज। एंड मैंने कहा, तो देन मैं भूल गया एंड आई स्टार्टेड, मैं भूल गया कि मेरे साथ ये हुआ। आई थॉट मैं लेट मी बी द नॉर्मल द वे आई वाज अबाउट 2 months बैक हियर। So I started behaving exactly as if nothing has happened. Unfortunately, I didn't know, but some people started feeling, why is he not behaving that way? So in the conferences, in the headquarters, जैसे से पहले बोलता था वैसे ही बोलता था, they felt कि he should now start behaving like a failed man. He should not speak. And so in one of those conferences, I spoke maybe ज़्यादा बोल दी जो भी है, which was not liked by someone senior and all. So then I was called and told very politely, whatever manner, कि यार please, we've been noticing, please understand यार, the time for your voice to be heard is over. Oh, very big statement. And that shook me. उन्होंने जो बोला तो मुझे 10-15 दिन तक मैं सोचता रहा कि यार क्या बोला उन्होंने, और उसके बाद फिर किसी और रूटीन काम से मैं गया अपने नॉर्मल रिपोर्ट करने के लिए, तो कर आगे बड़ी पोलाइटली मैंने बोला कि सर उस दिन आपने बोला था ऐसे, तो उनको लगा, तो एक्चुअली वो वेल विशर ही थे, वो समझा रहे थे सो दैट यू विल हैव ए कंफर्टेबल टाइम फ्रॉम हियर ऑन, हर जगह नहीं तो ये टकराव होता रहेगा तेरा, पीपल विल कीप मिसअंडरस्टैंडिंग यू, सो नो इल फीलिंग्स। बट देन आई टोल्ड हिम वेरी पोलाइटली कि मैंने कहा सर बट आई गॉट टू से समथिंग। बोला क्या? मैंने कहा द टाइम फॉर माई वॉइस टू बी हर्ड बिगिंस नाउ। उसके बाद से आर्मी में ही फिर मैं क्रिएटिव हुआ और फिर बोलना शुरू किया, और डॉक्यूमेंट्रीज एंड लाइव कमेंट्रीज, एंड देन आई वाज द वॉइस इन द आर्मी, एंड दूरदर्शन पे लाइव कमेंट्री पे व्हेन प्राइम मिनिस्टर वाज इनॉग्रेटिंग दैट नेशनल वॉर मेमोरियल, आई वाज सिटिंग इन दूरदर्शन कमेंटेटर बॉक्स स्पीकिंग लाइव, एंड देन दैट इज व्हाट गेव मी द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव दिस क्रिएटिव टिंज, ऑल दोज थिंग्स। एंड वहाँ से फिर मैंने सोचा कि अब व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, सो दैट लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांटेड टू कन्वे। तब तक मैंने जैसे शुरू में कहा ना, मुझे समझ में आने लग गया था कुछ तो गलत है, थोड़ा समझ में आया। देन आई वाज पोस्टेड इन मुंबई, आई वांटेड टू एक्सप्रेस, सो आई एम आउट एंड yeah, I'm speaking, my voice is being heard, I don't know how much, but yeah, my voice is being heard. So friends, all villains in your life, they are not villains, they are here to trigger something. Yes. And you just need to take that trigger positively. You don't have to backtrack, you don't have to react, just take it and still keep on moving for what you came on planet Earth. अब एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है सर कि आप लोगों के लाइफ में जो भी आप 24 साल से ऊपर आप आर्मी में रहे, तो डर एक पार्ट बन जाता है। आज के जनरेशन में हम देख रहे हैं बॉसेस के साथ, हस्बैंड वाइफ्स में, सिबलिंग्स में, पड़ोसियों के साथ कई लोगों बहुत डर के जीते हैं। तो क्या ये एक कि ये डर स्वाभाविक है और रहेगा, या इसको हम हैंडल कैसे करें? क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे मेंटल डिजीजेस फियर से ऑपरेट हो रहे हैं,
फियर की वजह से ट्रिगर हो रहे हैं। तो ये फियर फैक्टर आप बताइए कैसे हैंडल करें? You know, fear is the result of unrealistic and unnatural expectations in life. ओके। जो हम आकांक्षाएं हम बांधते हैं जो धर्म के विरुद्ध हैं, या कहें कि ब्रह्मांड के नियम कॉस्मिक लॉ के खिलाफ हैं, जब भी हम वो सब करते हैं तभी हमें भय प्राप्त होता है। भय, दैट इज व्हाट हैपेंस। आई एम नॉट टेलिंग आई एम आउट ऑफ इट। मैं भी जब भी ऐसा करता हूँ तो क्योंकि जब वो हम करेंगे और जब वो लूज होने का, जब वो पूरा होने का नहीं रहेगा, तब हमें भय लगेगा। सो फियर किस बात का है? पैसा खोने का, लाइफ खोने का, रिलेशनशिप खोने का, वो सारे के सारे हैं। जब हम अननेचुरल हमारे गलत एक्सपेक्टेशन होंगे तो फियर होगा। अदरवाइज व्हेन यू आर ऑन द राइट पाथ एज पर द धर्म, तो कुछ खोने का है ही नहीं इस दुनिया में। ऑल दैट यू फील इज दैट कैन गो इज लाइफ। तो लाइफ एक्चुअली बॉडी जाती है, आत्मा तो जाती नहीं कहीं। That is what it is. I think the most blessed man was Shankaracharya, who died in his youth. Wrote a life he did. What is the point of me living or anybody living 100 years? क्या करना उसका? जितना तो जियो जियो। और मैं तो ये मानता हूँ कभी कभी एक बात याद आई कि हर व्यक्ति जो हमारे एक एज के बाद ना याद करता रहता है, यार मेरा बचपन में इतना बढ़िया था, यूथ फैंटास्टिक गुड टाइम वी यूज्ड टू हैव। हर व्यक्ति जिससे पूछ लो ना, एनीबडी मिडिल एज, तो अगर वो टाइम ही अच्छा था, तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं सेल्फिश होकर सोचता हूँ, सिर्फ अपना स्वार्थ, हालांकि इतनी देर से बोल नहीं है, तो मुझसे भगवान वरदान मांगे तो मैं तो यही कहूँगा कि यार मुझे जन्म दो और हर बार 21-22 साल में उठा लो फिर से माँ की गोद में। किस लिए दुनिया भर के टेंशन लेने फिर से खेलो कूदो, फिर जिम्मेदारी बोझ आए तो फिर से माँ की गोद में क्या करना है इतना बड़ा। That is the best way to have a life, अगर मेरा बस चले तो। Which is unrealistic. Which is unrealistic. Which is not right. मैंने कहा ना, which is not right. We must come and do our karma on this earth and go. But अगर selfish हूँ, स्वार्थ बोध से मैं सोचूं तो मैं तो वैसे सोचूं। यहाँ का अगला क्वेश्चन है सर, आजकल बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, क्योंकि जितने जो हम आज टॉपिक एड्रेस कर रहे हैं कि जहाँ पर लोगों ने बहुत कुछ लूज कर दिया फॉर वट एवर रीजन्स और उनको लगा कि अब लाइफ एंड पे आ गई, वहाँ ये एक थॉट आता है कि मैंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया, यही मैं अपने लिए करता तो शायद मैं प्रॉब्लम में नहीं आता। तो ये थॉट कितना सही है? ये देखिए, आप अपने लिए ये बिल्कुल गलत है। आजकल बहुत कुछ सिखाया जा रहा है ना कि लिव फॉर योरसेल्फ, गो फॉर योर ड्रीम्स, ये है ना, पुट योर ड्रीम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये गलत है। यू कैनॉट लिव बाय गो अराउंड टॉकिंग टू यूथ एंड टेल देम वन थिंग दैट व्हेन आई सी दैट दे हैव ड्रीम्स, ड्रीम्स आर लाइक मेरे को जैसे ही मिलेगा व्हेन आई स्टार्ट अर्निंग और वट एवर इट इज, व्हेन आई कैन डू इट, आई विल बाय दिस कार, आई विल बाय दिस हाउस, आई गो फॉर द डेस्टिनेशन हॉलिडे और दिस और दैट और फलान दुकान एंड ऑल। तो मैं ये सोचता हूँ कि आई एम नॉट टेलिंग कि सारे ऐसे हैं, बट हाँ, लॉट ऑफ यूथ आर लाइक दिस। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जनरेशन में सारे नहीं थे, बट देन मोस्ट ऑफ द पीपल, उस वक्त अगर आप पूछते किसी से कि भाई तू कमाएगा, जब तेरे को पैसे आने शुरू होंगे तो क्या करेगा, तो उसमें काफ़ी लोगों की यही एम होता था कि मेरे पास जब आएगा तो मैं अपने पिताजी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराऊंगा, माँ का गठिया का इलाज कराऊंगा, मेरे घर की छत लीक होती है उसको ठीक कराऊंगा, अपने बहन की शादी करूंगा। Probably a lot of people had those dreams, and today it is all about, when I see that dreams is all about I, me, myself, then I really feel very worried about this or anyone who thinks like that, because living for yourself, thinking for only yourself, जो भी देख रहे हैं, is a sure short way to misery. Okay. जब भी सिर्फ आप अपने लिए सोचोगे, is a sure short way to misery. कोई डाउट है नहीं इसमें। So I don't mean to say that if you can do, live for your country, live for this planet. And मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज की डेट में मुझे मिलते हैं काफ़ी सारे लोग, somebody is like अभी लास्ट ये एक आया था पद्म भूषण समथिंग, वहाँ पर मैं राष्ट्रपति भवन में मिला था। there was a lady from south who had planted I don't know how many trees, जंगल खड़ा कर दिया उसने। तो उसने तो ये सोच के थोड़ा किया था कि मुझे किसी दिन मिलेगा, कुछ सम्मान मिलेगा। तो वैसे ही कीप कमिंग अक्रॉस, यहाँ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के आगे एक व्यक्ति हैं जो पेशेंट्स को तो ठीक है, चलो जो आ रहे हैं उनका फ्री है, उनके रिलेटिव कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, वो उनको खाना खिलाता है। I came across, read about a lady who goes to brothels and rescues trapped girls. तो they're doing something, you know. तो
आप चलो इतने महान नहीं बन सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर व्यक्ति, मैंने कहा शुरू में नियति होती है सबकी, तो आपकी नियति में शायद राष्ट्र का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, चलो नहीं है वो आपकी नियति, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, लेकिन आपके जीवन में कोई तो है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो अभी भी अपने परिवार में है, आपके माता हैं, पिता हैं, लिव फॉर देमसेल्फ। या कल आप यूथ हो, कल आपका विवाह होगा, देयर विल बी अ स्पाउस दैट विल कम इनटू योर लाइफ, लिव फॉर दैट वन पर्सन यार। गिव बट वो बी शेयर। हाँ, इट इज ऑलवेज हैज टू बी गिविंग, चलो यही है मेरा एम, बट अपने लिए आई मी माई सेल्फ, कम ऑन मैन, श्योर शॉर्ट वे टू मिजरी, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी मोटिवेटिंग, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है ना, उस वक्त तो हम यही सब थॉट्स में रह जाते हैं, लेकिन ये जो सर एग्जांपल्स दे रहे हैं वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके लाइफ में भी चैलेंजेस हैं, बट इन दोज टाइम्स ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी, सो आई एम श्योर इट विल वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, सो कीप दैट इन माइंड। सर, एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइफ इज़ अ पार्टी, बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइफ इज़ अ चैलेंज, तो जो यूथ है वो इसको बैलेंस कैसे करे? वो पार्टी करे, वो वर्क हार्ड करे, वो क्या करे? ओके, आई गिव एन एग्जांपल ऑफ वीरेंद्र सहवाग। वो जब क्रिकेट खेलते थे पिच पे गाना गाते थे, ओके, सो ही वाज एंजॉयिंग हिज बैटिंग। तो अगर कोई बोलता है कि यार मैं तो सिर्फ मैदान में आया हूँ, मैं सिर्फ गाना गाऊंगा, वो तो गलत है। So you got to do your job. He was doing his job. He was hitting triple centuries and still singing. That is what is life. And there's no better party than having done your duty. So every 6 that he used to do, उसके बाद वो गाना गाते थे। उस पार्टी का तो मजा ही अलग है ना। And I've been in army. I've fought battles. There's no better party than after you have won a victory. उससे बड़ा कोई satisfaction नहीं है। बाकी जो पार्टी बिना कर्म किए वाली है ना, वो खोखली है। And that party invariably will need some intoxicant. आपको उसमें शराब पीनी पड़ेगी खुश होने के लिए, आपको ड्रग लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली आप जो पार्टी करने आए हो अंदर से खोखले हो, आपने कुछ किया तो है नहीं। आपको सम एक्सटर्नल स्टिमुलेंट लेने पड़ेंगे, बट आप कर्म के आधार पर चलो और मारो का छक्का जिंदगी का, और फिर देखो कोई इंटॉक्सिकेंट नहीं चाहिए होगी, उससे बड़ा कोई फन नहीं, उससे बड़ा कोई पार्टी नहीं है। फ्रेंड्स, पुट योर फोकस बैक, चेक वेयर यू आर वेस्टिंग टाइम and doing self damage, come back to life. सर ये एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन है, आप बहुत सारे यूथ के साथ काम करते हैं, हमारे व्यूअर्स में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो एक स्टेज पे हैं जहाँ पे अपनी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन आप एक बिगर पिक्चर क्या देखते हैं इस यूथ के लिए? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें कि वो क्या करें? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। द यूथ ऑफ टुडे आर वेरी वेरी स्पेशल जनरेशन। मैं बताता हूँ क्यों। युवाओं हैं, आपने सुना होगा 2047 में भारत एक विकसित देश बनेगा। तो आप ये सोचिए 2047 में, ये हम सब सुन तो रहे हैं, बहुत काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जीडीपी है, यूनिकॉर्न है, ये है वो सब यू कैन कीप रीडिंग ऑन दिस, बट द पॉइंट इज व्हाट डज दैट 2047 मीन फॉर यू? बिकॉज now you calculate what is going to be your age at the time of when it is 2047. You'll all be probably in your mid 40s, maybe more, maybe less, depending upon which stage you are today. What that mean is कि 2047 में जब ये देश विकसित देश बन रहा होगा, बाकी दुनिया में सारे देशों को पीछे छोड़कर ऊपर जा रहा होगा, तो वो करने वाले कंधे आपके होंगे। बिकॉज उस मिडिल एज में आप जब होंगे तो इसका मतलब कि आप जिस भी सेक्टर में आज जाएंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे, आप बिजनेस में जाएं, ब्यूरोक्रेट बने, आर्मी बने, जुडिशरी बने, पुलिस बने, साइंटिस्ट बने, स्पोर्ट्समैन बने, वॉट एवर यू आर डूइंग, एट दैट स्टेज यू विल बी द लीडर्स ऑफ दैट फील्ड विद द मैक्सिमम नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ज्ञान, विजडम, एवरीथिंग। तो दैट मीन्स ये देश जब ऊपर जाएगा तो ये आपके कंधों पर जा रहा होगा। You have a greater responsibility. You are one hell of a special generation that takes birth in this history of this country. And I'll tell you why. क्यों? क्योंकि इस देश के इतिहास में हर 100, 150, 70, 80 वर्षों के बाद एक जो पीढ़ी आती है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है इस देश के नियति का निर्धारण करने का। पिछली बार जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी, जब ये देश स्वतंत्रता का संग्राम कर रहा था, उसके बाद की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीढ़ी आप हो, जो अभी यूथ हैं, जो अभी जॉब में जाने वाले हैं या जस्ट अभी गए हैं, आप हो। क्योंकि आपके टाइम में आप सबसे ऊपर ये लेके जाओगे, इस देश के नीति का निर्धारण करोगे। बट इज इट गोइंग टू बी दैट सिंपल? इफ यू थिंक ऑल दैट यू नीड टू डू इज वेरी वेरी हार्ड वर्क, यू आर राइट, बट दैट इज ओनली 10-20% राइट। बिकॉज नॉर्मल लाइफ में जब हम चलते हैं, एक सभ्य समाज में जब हम चलते हैं, लाइक जहाँ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स ले लीजिए आप, स्पोर्ट्स में हम लेन में दौड़ रहे हैं, तो टू विन दैट रेस ऑल यू नीड टू डू इज रन लॉन्ग, रन हार्ड
एंड यू विल विन दैट रेस, राइट। दाएं बाएं वाला कुछ नहीं कर सकता, किसी को आप पीछे छोड़ के आगे निकल रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकता, ही कैन ओनली वॉच, यार ये तो मेरे से आगे जा रहा है। बट जब राष्ट्रों के इस दौड़ में जब हम चलेगा भारत, तो हमारे दाएं वाला, बाएं वाला, आगे वाला, पीछे वाला, देयर आर नो रूल्स। Every dirty trick is going to be thrown at you. It's coming at you, and it's going to be hard and bloody hard. Please take it that from me. So that means compare that to a race on a lane. That means बगल वाला आपके अड़ंगी भी मार सकता है, चक्कू भी मार सकता है, कॉलर भी पकड़ सकता है, मुक्का भी मार सकता है, गोली भी मार सकता है। आगे वाला जो है वो गोली मारेगा कि तुम मुझसे आगे नहीं निकल जाओ, पीछे रह गया है कोई देश, जल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, फिर भी वो भी पीछे से भी कुछ करेगा। Everybody will throw every dirty trick that can happen. And if you look at what is happening in the country, probably now you will be able to correlate what is happening here and why it is happening that. And it will grow even fiercer. It is going to go even more gruesome. So please get ready. It's going to be hard. Civilizational wars are always like this. Civilizational wars, there is nothing going to be civilized about it. There is going to be guts. There is going to be a lot of conflicts. And if I may dare say so, because I don't want to be truthful, there will be a bit of blood that will be flowing. It will call for sacrifices. बलिदान मांगेगा ये देश। सबसे पहले आप जितने भी देशवासी हैं उन सबसे स्वार्थ का बलिदान मांगेगा, और जिसका थोड़ा बहुत भाग्य रहेगा, सबको श्रम का बलिदान तो करना ही पड़ेगा। ये तो सबको करना पड़ेगा, स्वार्थ का और श्रम का बलिदान तो सबको देना पड़ेगा। जिसका थोड़ा बहुत भाग्य होगा उसको रक्त का बलिदान देना पड़ेगा, और जिसका सबसे ज़्यादा भाग्य होगा उसको जीवन का बलिदान देना पड़ेगा। इफ़ यू आर फॉर्चुनेट, I was almost fortunate. I still regret that I could not. इस धरती ने स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, but that is what it is going to take it. So if you think life is going to be a party, I'm sorry, I'm disappointing you. Yes, it will be a party if you the definition of fun that you have is that hard fought battle के बाद जो victory है, उसके बाद जो party है, that is what is party. The other party which you have without doing anything, that's not party. So that's going to be real one hell of a party when you are all soaked in blood and sweat, but still you're taking the tricolor of this country ahead of everybody else. That is one. And now I'll tell you one more thing. Why? Even though you may have heard just about right now in a few days, पिछले 1-2 सालों से, that we are going to be developed economy, but our adversaries all around the world know it for quite some time. बहुत पहले से हमको पता है कि भारत जिस दिन उठेगा, it is going to be unstoppable. And इसके लिए वो हमें कमज़ोर कर रहे हैं. I apologize on my generation that हम ये पढ़ नहीं पाए. Most of us, some wise people were there, but they could not probably make the kind of impact that they should have done. But most of us could not understand it. तो इसके लिए करा क्या उन्होंने? बोला इस पूरी पीढ़ी को कमजोर बना दो, स्वार्थ बोध दे दो. So that is why you see those definitions. Your life, your dream. What they are trying to do is make everybody selfish. So a society which is selfish will grow weak. Families will break, societies will break. मोरल स्टैंडर्ड्स को कम कर दो. तो इसीलिए आपके सामने मोह माया का बम्बार्डमेंट किया जा रहा है, सो दैट आपके नैतिक मूल्य कमज़ोर हो जाएं. यू ऑल कीप गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस ऑल दिस मटीरियलिस्टिक इमटीरियल जो चीज़ें के पीछे आप भागना शुरू कर दें. वैल्यूज़ कमज़ोर हो जाएं, क्योंकि जो समाज में वैल्यूज़ कमज़ोर होंगे, लड़ाई हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. कॉन्फ्लिक्ट कैसे? आई गिव यू वन थिंग. जैसे कि एक होता है, व्हाट देव इन्वेंटेड इज वर्सेस कॉमन है. इस तरफ वो ढूंढते रहते हैं. सो कभी क्या करेंगे? मैन वुमेन फाइट. बॉक्सर होता है ना, रेड ब्लू फाइट, तो वो क्या करेंगे? वर्सेस बीच में मैन वुमेन फाइट. फिर अगर वो देखा अच्छा ठीक है नया ढूंढते हैं, दे विल कीप फाइंडिंग इट. लैंग्वेज दिस लैंग्वेज फाइट. साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया फाइट. दिस कास्ट दैट कास्ट फाइट. अमीर गरीब फाइट. मालिक मजदूर फाइट. आर्मी सिविलियन फाइट. दे जस्ट कीप इन्वेंटिंग दिस one conflict or the other to make us fight amongst each other. Please don't get into that. But on the other side, शुरू में मैंने कहा था आपको, धर्म और अधर्म. लेकिन जब धर्म अधर्म सामने आए, you must fight. Now we leave it up to your wisdom and judgment. आपको ना समझ में आए तो किसी गुरु को पकड़िए, किसी समझदार को पकड़िए, अपना बोध रखिए कि क्या अधर्म है. सो हो क्या रहा है आज के समाज में? बिना मतलब के हम लड़ रहे हैं, लेकिन जब सामने अधर्म आ रहा है तो उधर देख ले रहे हैं. सामने किसी को, कोई महिला को कोई छेड़ रहा है तो बोले अपने को क्या लेना देना यार. ब्लडी वेल गेट बैक एंड फाइट दैट प्लेस. कहीं पाप हो रहा है, फाइट. यू कैन नॉट एस्केप दैट. वहां पर कोई करुणा वरुणा दिखाने की आवश्यकता नहीं है. दैट इज वॉट कृष्ण टोल्ड अर्जुन ने. जब अर्जुन के मन में करुणा जाग रही थी कि मेरे सामने तो मेरे पितामह हैं, भाई हैं, मैं क्यों लड़ूं, कृष्ण टोल्ड अस्त्र उठा, प्रहार कर, तो सबसे पहले वार कर. That is what is your duty. So at that place, when it is really important to fight, please fight. But rest of the places, there is no conflict.
इट इज ऑल इमेजिनरी बीइंग पुट इनटू आवर माइंड। अब आप बोलोगे हाउ डू यू, कैसे है ये? आई गिव यू एन एग्जांपल नाउ, आई टेक अ फ्यू, मेक इट वेरी क्लियर। आई गिव यू एन एग्जांपल। कैसे वो आप समझोगे कि ये चाल चल रहा है कोई हमारे साथ या मेरा सच्चा हितैषी है, राइट? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा रहा है या मेरा हेल्पफुल है? बिकॉज वो इस तरीके से आएगा कि आपको लगेगा कि मेरा हेल्प करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके घर में, आप रिश्तेदार के घर में गए या कहीं पर गए और आपने देखा कि उस रूम से दो बच्चे लड़ रहे हैं, लड़ने की आवाज़ आ रही है। अंदर गए, देखा कि एक बच्चा दूसरे को पीट रहा है। तो आप ये बताइए बिंदु जी, किससे बात करेंगे, किसको एड्रेस करेंगी? जो पीट रहा है उसको करेंगी या जो मार खा रहा है उसको? पीट रहा है। जो मार रहा है उससे पूछेंगे ना, बेटा क्यों मार रहा है, क्या हो गया, राइट? यही पूछेंगे ना, क्योंकि आप उस परिवार का या उन बच्चों का हित चाहती हैं। तो यू विल एड्रेस। अब बाकी एड्रेस करने का तरीका है कि आप प्यार से समझाएं, नहीं माने तो शायद आप भी लगा दें, वो अलग है। बट आप डील उससे करेंगी जो मार रहा है। लेकिन अब उसी में एक पड़ोस का घर है जो इस परिवार से जलता है, उसको ये बात पता चली, उसने वो बच्चा नीचे पकड़ा, बोलेगा अच्छा तेरे को तेरे भाई ने मारा है? हाँ। तो वो किससे डील करेगा? जो मार खा रहा था, उसको भड़काएगा वो। अच्छा तो सुनना नहीं, ये चाकू ले ले, कल घोप देना। अब इस बच्चे को लगेगा कि ये मेरा हितैषी है, ये मेरा वेल विशर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, हाउ टू अंडरस्टैंड, कि जो आपको समझाने आ रहा है आपके कॉन्फ्लिक्ट का फायदा लेके, वो आपका वेल विशर है कि नहीं है। दैट इज हाउ यू मेक इट। उसको लगेगा ये मेरा वेल विशर है, बट एक्चुअली वो परिवार तोड़ना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहता है। सो दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मेरे को आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, आई एम नॉट टेलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। मैंने जो कहा मैन वुमेन, मैं ऐसा नहीं है कि मैन वुमेन में मैन ने औरतों के साथ गलत नहीं किया है, वो कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कास्ट में किसी कास्ट ने दूसरे के साथ फायदा नहीं, वो सारे के सारे हैं, बट दे नीड टू बी एड्रेस्ड इन अ मैनर कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको पहले एड्रेस करना है। दैट इज हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स हैव टू बी रिजॉल्व्ड। लेकिन यहां क्या करते हैं वो, जब जिसके साथ गलत हो रहा है उसको पहले एड्रेस करते हैं, देन दैट मीन्स वो आपके कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा रहा है। अब एक लाइव एग्जांपल देता हूं मैं। एक्चुअल महाराष्ट्र की भूमि पर हम बैठे हैं आज, इसी भूमि पर एक संत थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने देखा कि बहुत सारे जमींदार हैं, उनके पास बहुत सारी जमीन है और बहुत सारे भूमिहीन लोग हैं जिनके पास रत्ती भर भी जमीन नहीं है। तो वो चले, उन्होंने क्या किया, मैंने कहा ना, उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए जो रॉन्ग कर रहा है उसके पास गए, क्योंकि वो समाज के हितैषी है। जैसे आप उस बच्चे से डील करें जो मार रहा था, तो वो उसके पास गए और बोला यार देखो गलत बात है, थोड़ा सा जमीन उसको भी दे दो। और वो कन्विंस कर करके लोगों को सक्सेसफुल हो रहे थे कि वो थोड़ी थोड़ी जमीन पार्ट करा के इनको दें, भूमिहीन किसानों को। इस आंदोलन का नाम रखा भूदान आंदोलन, राइट। बट फिर हमारे देश का जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं बोले ऐसे तो यार सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देगा। द एंटायर हिज कैंपेन, इनका अभियान वाज हाईजैक्ड एंड देन अगेन पीपल केम, अगेन गए किसके पास, जो गरीब है, छीन के लेना इन मीरजादों से, बंदूक पकड़ो। उसको लग रहा है मेरा हितैषी है, बट ही सिंपली वांटिंग टू डिवाइड एंड ब्रेक दिस सोसाइटी। तो आज भी समाज में आएगा कोई बोलेगा लैंग्वेज ये बढ़िया वो बढ़िया, साउथ नॉर्थ ये वो, प्लीज डो नॉट गेट इनटू दैट ट्रैप। So you have to understand which are the battles, which are conflicts, which are being generated unnecessarily, but at the same time, which are the battles you cannot shy away from. That wisdom everybody needs to have this. So friends, it is said that you should choose your battles carefully. तो जो सर ने बोला वो बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में बोला, लेकिन जो अंडरलाइन थिंग है वो ये है कि हमें बड़ा फिजिकली मेंटली फिट रहना है, लाइफ को बड़े स्तर पे देखना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हम उसको बर्बाद ना करें। एक और मैं बताऊंगा जो पैदा की जा रही है, एंड आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल एंड टेल यू। आजकल देखा होगा यूथ को बहुत आगे लोग सिखा रहे हैं ना कि यू मस्ट फाइट फॉर योर राइट, अधिकारों के लिए लड़ो, मैं लूंगा, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, अधिकार अधिकार अधिकार, हर बंदा लड़ रहा है, सिखा रहे हैं वो। अब फॉर एग्जाम्पल यू टेक सोसाइटी, एक हाउसिंग सोसाइटी है, उस सोसाइटी में पुलिस का बंदा रहता है, म्यूनिसिपैलिटी का बंदा रहता है जो हाइजीन के लिए जिम्मेवार है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बंदा रहता है, वाटर डिपार्टमेंट का बंदा रहता है, ये सारे लोग उसी सोसाइटी में रहते हैं।
और उसमें सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, आए दिन चोरी हो रही है, कभी पानी नहीं आ रहा, कभी बिजली जा रही है, कभी हाइजीन कचरा उठा नहीं रहा, कोई गंदगी फैली पड़ी है। अब इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है? एक तरीका यह है कि उन सबको अपने कर्तव्य का बोध हो। तो पुलिस वाला जाए अपना काम करे, हाइजीन वाला जाए अपना काम करे, अपनी और वो लगे, और बिजली वाला जाए अपना काम करे, अब अपने अपने ऑफिस में जाए अपना काम करें और सबको ठीक कर दें। एक तो ये है हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के बोध से प्रेरित है। करेक्ट। दूसरा तरीका ये है कि हर व्यक्ति अपने अधिकार के बोध से प्रेरित है। तो क्या होगा, जिस दिन लाइट नहीं आई सारे इकट्ठे हुए, मोर्चा निकालते हैं, चलते बिजली विभाग के इसके दफ्तर के आगे धरना देंगे, हमारा अधिकार है, बिजली लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। जिस दिन चोरी हो गई पुलिस वाले के यहाँ हमारा अधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। वैसे ही पानी वाले के आगे। अब इन दोनों में से कौन सा तरीका सही है? समाज जो अपने कर्तव्य के बोध से प्रेरित है, या वो समाज जो सिर्फ अपने अधिकार के बोध से प्रेरित है? दुनिया क्या सिखा रही है आपको? अधिकार 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 अधिकार। कौन सा बेटर है? आई लीव इट अप टू यू। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, इस कॉन्वर्जेशन में हमने ये सीखा है कि हमें अपने बैटल्स को केयरफुली चूज़ करना है। बहुत बार लाइफ में जब हम गिरेंगे और हमें लगेगा ये फिनिश होने वाला है, वो एक यू टर्न हो सकता है। उस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि योर लाइफ हैज़ गॉट अ बिगर पर्पस। सो आप खुद को सक्षम बनाएं, बी वेरी एम्पावर्ड, and then do something for the society, do something for the country, and make the whole thing very nice. हम इतने कई दफ़े, आई एम नॉट saying this to all of you, but for some people who are in that sad situation and they remain in that for very long, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। अपने को पहले होता है, फिर फैमिली को होता है, फिर बहुतों को नुकसान होता है। तो अपने लाइफ का मैक्सिमम यूज़ करिए। द बेस्ट थिंग you can do, just do. Identify, I have learned the word niyati. Identify your niyati and do the best. So we meet up again in the next episode. Till then, don't forget, talk it out, sort it out.